जी हाँ, खून सी लाल क्यों हो गई नदी। तो अब बात करते हैं धरती पर हुई एक विचित्र खबर की। अगर आप किसी नदी के किनारे रहते हैं, अचानक आपको उस नदी का रंग सुर्ख लाल दिखने लगे, तो जाहिर है आप चौंकेंगे। अर्जेंटीना में कुछ ऐसा ही हुआ। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स के बाहरी हिस्से में एक छोटी नदी में आश्चर्यजनक घटना हुई। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया कि आखिर इस नदी का रंग बदलने की वजह क्या है। फिलहाल इसे लेकर रिसर्च जारी है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि अचानक प्रकृति में हुई कोई विचित्र घटना है, क्या इंसानों की एक बड़ी गलती की वजह से सब कुछ हुआ। कुछ मिनट इस पर चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो खून सी लाल ये नदी आखिर क्यों हो गई। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में ये विचित्र घटना हुई। एक छोटी नदी का रंग आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। नदी का पानी अचानक गहरे लाल रंग में बदल गया। लोगों को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। ये लाल पानी रियो डे ला प्लाटा मुहाने में पहुंच गया है। रियो डे प्लाटा एक संरक्षित पारिस्थितिकी रिजर्व की सीमा पर है। लोगों ने पानी से निकलने वाली अजीब गंध की जानकारी दी है। पानी का रंग बदलने का असली कारण अब तक पता नहीं चल पाया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कुछ खास बातें बताई गई हैं। ये परिवर्तन रासायनिक कचरे से हो सकता है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जा रहा है। अवैध डंपिंग के कारण भी हो सकता है। नदी के पास चमड़े और कपड़े के कारखाने हैं। कारखानों से नदी में रासायनिक कचरा छोड़े जाने की भी खबर है। उधर अर्जेंटीना के पर्यावरण मंत्रालय ने इसे गंभीरता से लिया है। असल वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। 6 फरवरी की सुबह अचानक नदी का रंग बदलने लगा। रासायनिक जांच क्रोमेटोग्राफी के लिए पानी के नमूने तक ले लिए गए। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सूद, पर्यावरणविद, डॉक्टर सुशील द्विवेदी, पर्यावरणविद के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल सूद जी, कहानी हमने आपको बताई, क्या हुआ। जी अब आपका नजरिया जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। जी, मैं कभी कभी हंसता हूँ कि मैं सोचता था कि अंधविश्वास सिर्फ भारत में ही है। तो ये तो अर्जेंटीना में भी अंधविश्वास की नदी बह रही है। ये एक्चुअली जो रंग लाल हुआ था पानी का, ये कभी नीला होता है, कभी पीला होता है, कभी हरा होता है। तो ये आसपास जो टेनरीज हैं, उनका जो डिस्चार्ज है, एफ्लुएंट अनट्रीटेड एफ्लुएंट डिस्चार्ज किया जाता है। और इस खबर जिस दिन ये आई, उससे अगले दिन शाम को ये रंग फेड भी हो गया था। तो मतलब ये जैसे हमारे यमुना में यहाँ डाइंग इंडस्ट्री का एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर दिया जाता है और यमुना मैली रहती है, या कानपुर में लेदर टेनरीज का गंगा में छोड़ दिया जाता है अनट्रीटेड एफ्लुएंट, वही हाल अर्जेंटीना का है। लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि वहां से विचित्र आवाजें आ रही थी। तो ये अंधविश्वास की कहानी है। तो एक्चुअल रीजन सिर्फ यही है कि अनट्रीटेड सीवेज छोड़ दिया गया है और अनट्रीटेड एफ्लुएंट छोड़ दिया गया, और कुछ नहीं है। तो ये एक इशू बन गया कि अंधविश्वास की वजह से हाँ आवाजें आ रही हैं, गंध आ रही है। अरे जब अनट्रीटेड एफ्लुएंट छोड़ोगे तो गंध तो आएगी, हाँ, सही सेंट कह रहे की हैं। खुशबू तो आएगी नहीं। सही कह रहे हैं अनिल सूद साहब। लेकिन डॉक्टर सुशील द्विवेदी, मैं आपका भी टेक जानना चाहता हूं इसके ऊपर। ये घटना सामने आई तो पूरी दुनिया में ये घटना फैली है, इसीलिए हम जी भी आप लोगों के पास सामने आए हैं, क्योंकि बातों को हम माध्यम के तौर पर रख तो सकते हैं, लेकिन उसकी जी व्याख्या करने के लिए आप जैसे लोग ही यहाँ पर सही रहेंगे। अर्जेंटीना की सरकार इस पर जांच कमेटी बैठा चुकी है और जांच भी जारी है। अब अनिल सूद जी जो बात कह रहे हैं वो भी अपने आप में गंभीर है। अगर ये है तो फिर जांच बैठाने की क्या जरूरत है, आपका टेक क्या है। देखिए, अर्जेंटीना का इतिहास रहा है कि वहाँ पहले भी 2021 में ऐसा ही पानी की एक झील के साथ भी हुआ था और उसका भी इसी प्रकार से कलर चेंज हुआ था। और वर्तमान में जो नदी के साथ ये जो दुर्व्यवहार ही कहेंगे हम लोग, कि जो हम और इंसान, आप हम सब लोग अपने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज लगाते हैं। और एक ये भी खबर आ रही है कि वहाँ पर मछलियों की पैकिंग की जाती थी, मतलब झींगा मछली और मछलियों को वहाँ पर रखा जाता था और उसमें केमिकल का इस्तेमाल होता था। और फिर इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट और उसके साथ-साथ जो केमिकल जिसे हम सोडियम सल्फेट कहते हैं, ये एक एंटीबैक्टीरियल केमिकल होता है। और उसको अनट्रीटेड, मतलब वैसे तो ये नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के हर देश में, कि जब भी हम कोई भी डिस्चार्ज छोड़ेंगे, चाहे वो टैनरीज के द्वारा हो सकता है या क्लॉथ इंडस्ट्री से हो सकता है, उस डिस्चार्ज को हम ट्रीट करेंगे, जिससे कि जो नदी का इकोसिस्टम है, उसको हम बर्बाद होने से रोकें।
क्योंकि ये हमें कहीं से अधिकार नहीं है कि हम अपनी सहूलियतों को बनाने के लिए पूरे के पूरे नदी के सिस्टम को बर्बाद कर दें, क्योंकि नदी में अलग प्रकार के जीव जंतु रहते हैं और ये धरती उनकी भी है। लेकिन कहा जा रहा है कि वो सोडियम सल्फेट या जो घातक केमिकल जो डाले गए उसकी वजह से कलर चेंज हुआ, बदबू आई और आसपास के लोगों में एक दहशत फैली और अफवाह उड़ी कि कहीं कुछ और अनहोनी तो नहीं हो गई। और कुल मिला के फिर अब सैंपल को हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी के माध्यम से और दूसरी तकनीक के माध्यम से ये पता किया जा रहा है कि भाई ये केमिकल अगर छोड़ा जा रहा है तो कितनी मात्रा में छोड़ा जा रहा है, और इसके आधार पर फिर जो कार्रवाई होगी वो भी कार्रवाई हम भविष्य में देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग कितने असंवेदनशील हो गए हैं। बात अर्जेंटीना की नहीं है, बात दिल्ली की यमुना की नहीं है, या लखनऊ की गोमती की नहीं, या फिर कानपुर में गंगा नदी की नहीं, या प्रयागराज में जो गंगा और यमुना की नहीं। बात ये है कि हम इंसान जिन नदियों से हम और आप लोगों की सभ्यताएं विकसित हुई, जिन नदियों से हमें और आपको जीवन जीने के लिए संसाधन मिलते हैं, उन नदियों को हम लोग किस प्रकार से बर्बाद करने पे उतारू हैं, ये दुखद बात है। बात अर्जेंटीना की नहीं, बात भारत की नहीं, नदियां कहीं की भी हों, नदियां सदैव से पुराने समय से हमें आपको जीवन देती रही हैं, हमें संसाधन देती रही हैं, और उनमें रहने वाले प्रत्येक जीव जंतु का उतना ही अधिकार इस धरती के संसाधनों पर है जितना मेरा आपका है। ये दुखद बात है, और अब हमें और आपको नीड और ग्रीड में अंतर को समझना पड़ेगा कि हम भाई विकास के नाम पर नदियों को कैसे प्रदूषित कर रहे हैं। क्लॉथ इंडस्ट्री खूब लगाइए, भारत में भी ऐसी ही दुर्दशा अलग अलग नदियों की है। जैसे अभी मेरे पहले सूद साहब ने बताया कि मैं कानपुर के ही पास का हूँ, और मैं कानपुर की वो बदहाली देखता हूँ कि उन नाव से आगे जैसे ही पहुंचता हूं तो एक शानदार, जानदार या बदबूदार एक हवा मेरा स्वागत करती है, और चाहे कार के अंदर हो या बाहर हो या रेलवे लाइन से जा रहे हो, और उस बदबू के द्वारा मुझे पता चल जाता है कि हम कानपुर के आसपास पहुंच रहे हैं। वो टेनरीज का पानी, टेनरीज की गंदी हवा, और अलग अलग इंडस्ट्रीज का, और वो जो नदी एक हमें आपको जीवन देती रही है, हमारी सभ्यता से, संस्कृति से जुड़ी है, वो हमें और आपको इस हद तक मजबूर कर देती है। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि हमें विकास चाहिए या विनाश चाहिए, इसमें अंतर पहचानना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि अगर हमने नदियों को प्रदूषित किया तो वो हमें कहाँ से संसाधन मिलेंगे, कैसे हम जिंदा रहेंगे, कैसे हम स्मार्ट सिटी की, स्मार्ट ब्यूनस आयर्स की हम कल्पना करेंगे, अर्जेंटीना की राजधानी की या अपने भारत की राजधानी की, यमुना नदी से प्रदूषित राजधानी की। अनिल सूद जी, बड़ा इशारा है ये घटना, पूरी नदी का लाल हो जाना, ये इस बात का तो इशारा है कि हम पर्यावरण के साथ कितनी बुरी तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन अगर यही चीज़ है, जैसा आपका पहली नज़र में ये आकलन है कि ये सब टेनरियों का पानी है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी है कि इस तरीके के बिजनेसमैन किसी के भी डर के बिना किसका कितना नुकसान हो रहा है इस बारे में सोचे बिना अपना काम करते रहते हैं। और तकरीबन अगर नदी का पानी लाल हो गया है तो मुझे नहीं लगता कि इस नदी का कोई अब लाइफ इस नदी में बची हुई होगी फिलहाल कुछ दिन तक, क्योंकि मछलियां क्या पता है इसका मुकाबला कर पाई होंगी, नहीं कर पाई होंगी। ये वहां भी हो रहा है, ये दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि बैक 60s मैंने जब मैं एनालिसिस करता था करप्शन का, तो बैक 60s करप्शन वाज नीड बेस्ड, 80s में हो गई ये नीड बेस्ड, अब हो गई ये ग्रीड बेस्ड। तो आप ये देखिए, जब भी हम नजर दौड़ाते हैं, जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि नदियों के बारे में हम बड़े जो हैं संवेदनहीन हो गए हैं। एक्चुअली जो है हमारे सब जगह पे सिस्टम्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, लॉज हैं, हमारी एनफोर्समेंट कहाँ है? हमारी एनफोर्समेंट, आप ये देखिए, मैंने गंगा की स्टडी करी थी 2000 में, कानपुर से लेके कलकत्ता तक की, और हालत ये थी कुछ एक सिटीज के तो एसटीपी और ईटीपी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि पावर नहीं होती थी, कुछ एक नई सिटीज के एसटीपी और ईटीपी नॉन फंक्शनल थे,
कुछ एक इंडस्ट्री जो वेस्ट बंगाल में घुसते ही, जैसे बाटा की फैक्ट्री थी, मैकडोवल की फैक्ट्री थी, तो वहां पे जो है मछली 24 घंटे भी सरवाइव नहीं कर पाती थी। हजारों करोड़ खर्चने के बाद भी आज भी गंगा वैसी की वैसी मैली, और बल्कि उससे ज्यादा मैली है। तो कुल मिला के ये सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं ये हालात बिगड़े हुए हैं, पूरे वर्ल्ड में ही आज की डेट में जो है एक इस तरह का इनसेंसिटिव एटीट्यूड बन गया है कि आप नदियों में जो मर्जी डाल दो, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में। फिलाडेल्फिया के पास एक स्क्विंक रिवर है, आज से 30 साल पहले उसमें से स्टिंक आती थी। आज वो इतनी साफ है कि आप उसमें उस नदी का बेस देख सकते हो। आप दावकी चले जाइए, यहाँ पे मिजोरम, शिलोंग से आगे मेघालय में चले डाकी रिवर, यस, डाकी रिवर, उसमें जो है आप बेस देख सकते हो। पर मैं जब गया तो वहां पे मेरे को सिगरेट के पैकेट भी तैरते हुए मिल गए, प्लास्टिक के बैग भी तैरते हुए मिल गए। हम मतलब अपनी जो चीज संभाल के रखनी चाहिए, जिसके बारे में हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हम उसके प्रति भी इनसेंसिटिव हो चुके हैं। तो हमारी ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है आज की डेट में कि हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की हालत वर्ल्ड वाइड है, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं करता, क्योंकि ये अर्जेंटीना के केस ने तो ये बता दिया, डेवलपिंग कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड ग्रीड इतनी बढ़ चुकी है कि हम सारे इनसेंसिटिव हो गए हैं। हमें किसी चीज से कोई लेना देना नहीं। एक बिजनेसमैन किसी भी एनवायरनमेंट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये एग्जांपल हम दिल्ली में भी देख रहे हैं। ज्यादा दूर क्यों जाएं हम जी। तो मतलब कुल मिला के स्थिति जो है भयावह होने वाली है, खास करके डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां विकास की दौड़ में हम विनाश की ओर बढ़ चुके हैं। क्या भारत में भी ऐसी नदियां लाल हो सकती हैं? कभी भी हो सकती है। दिल्ली में आप देखिए ना, वो डाइंग इंडस्ट्री का सारा एफ्लुएंट उसमें अनट्रीटेड जाता है, नीला भी होता है पानी। तो मतलब अब तो पानी यमुना का काला हो चुका है, तो उसमें नीला भी मिला दो तो नहीं फर्क पड़ेगा, सफेद मिला दो तो नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि काले में कुछ भी मिला दो वो काला ही होना है। तो कुल मिला के स्थिति बहुत भयावह है सर, और ये जो आने वाली जनरेशन इसको कैसे डील कर पाएगी, ये मेरी समझ से बाहर है। ना तो पॉलिटिकल विल है, सब डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहा। ना तो पॉलिटिकल विल है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव विल है, सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, क्या इस नदी को वापस ठीक किया जा सकता है, इसको, या ऐसी ही दूसरी नदियों को? और अगर किया जा सकता है तो वो प्रोसेस कितना लंबा होगा, वो प्रोसेस कितना खर्चीला होगा? देखिए, मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं। अभी 4-5 साल पहले की बात है। कोविड टाइम में मैं और आप लोग सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, और लॉकडाउन जैसे हमने लोगों ने कहा, और उसके बाद हम सब लोगों ने उन नदियों का दीदार किया। और जो अभी आदरणीय सूद साहब बता रहे थे, तो हमने लगभग गंगा या यमुना में बॉटम को देखने का वो अवसर हमें आपको मिला। मतलब पर्यावरण प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया था। और वो क्यों हो गया था? क्योंकि सभी गतिविधियां रुक गई थी, लॉकडाउन लग गया था। और इस बात से ये बात निकल के आई कि जो भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, उसके लिए हम और आप इंसान जिम्मेवार हैं। और अगर उसको सही करना है तो फिर कुछ समय के लिए ये सारी एक्टिविटी रोक दी जाए, तो निश्चित ही हमें आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। या फिर हम सस्टेनेबल ढंग से विकास करें। देखिए, मैं एक और उदाहरण आपको बताऊं। कोई भी आप नदी को प्रदूषित करते हो, तो उसमें जो भी केमिकल पहुंचता है, वो खाद्य श्रृंखला से होता हुआ, फूड चेन से होता हुआ, हमारे इकोसिस्टम में फूड चेन्स होती हैं, बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम होते हैं। रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम से पूरा हमारा जो पूरा बायोम बना हुआ है। तो अब वो इकोसिस्टम में अगर हम कोई भी केमिकल, कोई भी जहरीला तत्व डालते हैं, तो वो फूड चेन से होता हुआ, एक जीवधारी से होता हुआ हमारे आपके शरीर में पहुंचता है। आपके जरिए मैं इतना अपने दर्शकों को मैसेज दे सकता हूं कि कोशिश हमें करनी होगी
ये डिस्कशन करने और तस्वीरें देखने से हासिल नहीं होने वाला। नीड, डीड और ग्रीड को समझना होगा। बहुत धन्यवाद आप लोग मेरे साथ जुड़े इस संदेश को देने के लिए कि इस घटना के पीछे जो परेशानी और जो खतरा है वो बहुत बड़ा है, उसे